आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक साम्य पर। आगे के टॉपिक पिछले टॉपिक में हम देख चुके हैं रासायनिक साम्य किसको कहते हैं और जो साम्यावस्था होता है कितने टाइप के पाए जाते हैं और दर को प्रभावित करने वाले जो भी फैक्टर हैं वो सबके बारे में हम डिटेल से देख चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। ये वीडियो रहने वाला है इसके आगे का टॉपिक पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश साहू और आपका मेरे यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री पर स्वागत है। तो बिना देरी किए हुए चलिए देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको हम कैटेगराइज कर चुके हैं, एक स्पीड के आधार पर और दूसरा ऊर्जा या ऊष्मा के आधार पर। आज एक और टॉपिक इसी पर हम आगे देखेंगे, उसके डायरेक्शन के आधार पर। कोई रासायनिक अभिक्रिया है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है, किस दिशा में संपन्न हो रही है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो डायरेक्शन के आधार पर या बोल सकते हो आप दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर कोई रासायनिक अभिक्रिया को हम फिर से दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। और ये दो भाग होता है, पहला होता है, एक तो होता है अनुत्क्रमणीय और दूसरा होता है उत्क्रमणीय। इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल और इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। ये दो टाइप से फिर से इसको हम कैटेगराइज करते हैं। अब ये नाम से ही समझ में आ रहा है, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय रिवर्सिबल, मतलब हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, दिशा के आधार पर। तो इसको हम बोलेंगे जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, सिर्फ एक दिशा में, ठीक, ये दोनों दिशा में। अब ये दिशा बोलने का मतलब क्या है, दोनों दिशा का मतलब, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी अभिक्रिया जो होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, अभिकारक, सबसे शुरू अभिकारक से क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है, ठीक। तो ये जो दिशा के बारे में हम बात कर रहे हैं, अभिकारक से उत्पाद एक दिशा, उत्पाद से फिर अभिकारक दूसरा दिशा, इसी को बोला गया है एक दिशा में। एक दिशा बोलेंगे तो क्या होगा, अभिकारक से सिर्फ उत्पाद में परिवर्तित होगा। और जब हम दोनों दिशा में बात करते हैं तो एक उत्पाद से फिर अभिकारक में परिवर्तित होता है। और इसी को हम बात किए थे फिर से रासायनिक साम्य और साम्यावस्था, जब हम बात किए थे तो यहीं पर फोकस किए थे, उत्पाद से फिर अभिकारक में परिवर्तित होता है, ठीक। तो इसमें कुछ पॉइंट यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन उठाकर फिर पूछता है यहाँ पर, और यहाँ पर बोलता है सिर्फ एक दिशात्मक होता है, ये दोनों दिशा में होता है, ठीक। तो इसके लिए जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक। जब इसको हम प्रदर्शित करते हैं तो कुछ इस प्रकार से तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं, जबकि इसको प्रदर्शित करते हैं तो तीर, और ये आधा तीर होता है और दूसरा तीर हम फिर इस दिशा में डालते हैं और इसको फिर से आधा तीर लेते हैं। तो इस प्रकार से दोनों दिशा में तीर के रूप में इसको प्रयोग करते हैं उत्क्रमणीय को, ठीक। अब इसका जो महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर होगा वो क्या क्या हो सकता है, तो ये एक दिशात्मक हो गया, तीर से दर्शाए इसको, और ये अभिक्रिया पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। कौन सा वाला, ये वाला, ये पूर्णता को प्राप्त कर लेती है, पूर्णता प्राप्त होगी इसमें, ठीक, इसमें पूर्णता प्राप्त होती है। मतलब कोई भी अभिक्रिया खत्म हो जाएगी एक निश्चित समय के पश्चात, अभिकारक खत्म हो जाएगा और वो पूरा का पूरा उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। इसको हम बोल रहे हैं पूर्णता प्राप्त हो जाती है। ये कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करती, पूर्णता कभी भी प्राप्त नहीं होगा, कभी भी प्राप्त नहीं होता, ठीक। ये हमें कंप्लीशन इसमें आ जाएगा और इसमें ये कंप्लीशन कभी भी प्राप्त नहीं होता। इन अभिक्रिया में, अब यहाँ पर साम्य के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर साम्य अपने को प्राप्त नहीं होगा, ठीक, साम्य स्थापित नहीं होगा, जबकि यहाँ पर साम्य स्थापित हो जाता है, साम्य यहाँ पर प्राप्त अपने को होगा, ठीक। सामान्यतः ऐसे अभिक्रिया इरिवर्सिबल में बात करेंगे तो ये हमेशा हेट्रोजीनस सिस्टम होता है, ठीक।
अक्सर ना, जरूरी नहीं है कि सभी रिएक्शन हेट्रोजीनस हो, लेकिन अधिकांश रिएक्शन यहाँ पर क्या होता है, हेट्रोजीनस होता है। हेट्रोजीनस। विषमांगी तंत्र, विषमांगी तंत्र का मतलब, बोलने का मतलब क्या होगा फिर से, यहाँ पर जो अभिकारक या उत्पाद होंगे यहाँ पर, ये अलग अलग अवस्था के होंगे। अवस्था के 3 होते हैं, तीन प्रकार से अवस्था पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। हो सकता है अभिकारक ठोस हो, लेकिन उत्पाद इसका लिक्विड या गैस हो सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से विषमांगी तंत्र किसका होगा, अनुत्क्रमणी का। और उत्क्रमणी में देखते हैं तो ये समांगी या विषमांगी कुछ भी हो सकता है। समांगी जिसको हम होमोजीनस बोल सकते हैं, होमो और हेट्रो, दोनों प्रकार से ये हो सकता है। ठीक, तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय के। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल जिसपे आपको पहचानने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं बोला, यहाँ पर हम बात किए डायरेक्शन पर, ठीक, ऐसा देता है हम बोलते हैं इसको अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल, और अगर ऐसा देता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। लेकिन वहां पर एग्जाम में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, सीधा सीधा रिएक्शन लिख देगा और रिएक्शन में सिंबल कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा, और आपको पूछेगा कि कौन सा रिवर्सिबल है या कौन सा इरिवर्सिबल है, तो आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, तो अभी जैसे कि इसका कुछ प्रॉपर्टीज बताया, प्रॉपर्टीज में हम एक पॉइंट देखे हेट्रोजीनस, और यहाँ पर देखे उत्क्रमणी में होमोजीनस या तो हेट्रोजीनस। यहीं से आपको पॉइंट पकड़ना है। मान लेते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूना का पत्थर भी बोलते हैं। ठीक, इसको हम गर्म किए, ठीक, इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर यह बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यहाँ पर ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक, आपको वहां पर सिंबल दिया रहेगा, जैसे कि ये मान लेते हैं सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये गैस है। या तो आपको सिंबल नहीं देता तो यहाँ पर रिएक्शन में कुछ ऐसा सिंबल और दिया रहेगा जिससे आपको देखकर समझ जाना है। जैसे कि मान लेते हैं अगर गैस है तो गैस यहाँ से रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। ठीक, इसी पॉइंट पर आपको पकड़ना है। 1 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई सिंबल नहीं दिया है, कौन सा सॉलिड है कौन सा गैस है ये अपने को नहीं पता, लेकिन अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि ये कौन से फॉर्म में पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं चूना का पत्थर, इसको हम बोलते हैं चूना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, सभी को पता है। चूना ठोस होता है, चूना का पत्थर भी ठोस होता है। यहाँ पर ये गैस है जो रिएक्शन के कंटेनर जो भी पात्र है उससे ये बाहर निकल जाता है। ठीक, अब ये बाहर निकल गया तो आप ही सोचिए क्या ये दोनों आपस में मिलकर फिर से उत्पाद से अभिकारक में परिवर्तित हो सकता है? नहीं। ठीक, तो बात यहीं पर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये तो बाहर निकल गया यहाँ पर, तो फिर से ये दोनों आपस में कैसे कंबाइन होंगे, और जब तक ये कंबाइन नहीं होंगे तब तक ये फिर से कैसे प्राप्त होगा। तो ऐसा रिएक्शन क्या हो गया, यूनिडायरेक्शनल हो गया, सिर्फ एक दिशा में हो रहा है। ठीक, अगर देखिए यहां पर फिर से आपको फंसाएगा, आपको बोल देगा खुला पात्र और बंद पात्र। अगर हम पात्र को बंद रखते हैं, मतलब जिस कंटेनर में, जिस पात्र में हम अभिक्रिया को करा रहे हैं उसको हम बंद रखते हैं। बंद रखने का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो चांसेस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड फिर से आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बना सकता है। ठीक, तो अब आप क्या बोलेंगे, खुला पात्र में इसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय बोलेंगे। यदि हम बंद पात्र में बोलते हैं तो ये हो जाएगा उत्क्रमणीय। ठीक, अगर हम बंद पात्र में करते हैं तो ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, यही रिएक्शन अगर हम खुला पात्र में करते हैं तो ये हो जाएगा इरिवर्सिबल। पॉइंट समझ में आया यहाँ पर किस प्रकार से निकालना है। दूसरा, ऐसे इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल आप देखकर बता सकते हैं कि कौन सा क्या है। दूसरा, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए मैं बात करूंगा,
जैसे कि अनुत्क्रमणी के लिए इसको बताया, ये अनुत्क्रमणी है, ये उत्क्रमणी हो जाएगा अगर बंद पात्र में लिया तो। ठीक। दूसरा, रिएक्शन के दौरान वहां पर प्रेसिपिटेशन नहीं होना चाहिए। प्रेसिपिटेशन मतलब अवक्षेपण की घटना नहीं होनी चाहिए। अगर अवक्षेपण होता है, अवक्षेपण होता है तो भी ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, अवक्षेपण हुआ। अब ये अवक्षेपण कहाँ पर होता है? जनरली एक्वस मीडियम पर या तो द्रव अवस्था में। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या होता है, जलीय माध्यम के लिए हम अवक्षेपण का यूज करते हैं। ठीक, अगर जलीय माध्यम में कोई रिएक्शन हो रहा हो, जलीय माध्यम में अभिक्रिया हो रहा हो, तो उस कंडीशन में अवक्षेपण की घटना, प्रेसिपिटेशन की घटना वहां पर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, AgNO3 लेते हैं और मान लेते हैं KCl। ठीक, ये दोनों एक्वस फॉर्म में है। ठीक, एक्वस फॉर्म के लिए आपको इस प्रकार से सिंबल दिया जाता है, A और Q, इस प्रकार से लिख देते हैं। ये क्या हो जाता है, इसका मतलब इसका जलीय विलयन हो जाता है। जब दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर AgCl और KNO3 इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हो सकता है ये सिंबल दिया रहे या तो ना दिया रहे। अगर दिया रहेगा तो यहाँ पर सॉलिड लिखेगा और इसको फिर से AQ कर देगा। ठीक, जलीय माध्यम। अगर ये सिंबल देता है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है देखने में और समझने में कि ये अनुत्क्रमणी है कि अब उत्क्रमणी है। मैं क्या बोला, यहाँ पर अवक्षेपण की घटना नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, सॉलिड फॉर्म है, ये जलीय विलयन है। AgCl जैसे ही बनता है ये ठोस रूप में नीचे बैठ जाता है। इसके लिए हम सिंबल कुछ इस प्रकार से देते हैं। गैस के लिए सिंबल हम इस प्रकार से देते हैं, ये रिएक्शन से बाहर हो गया। ठोस के लिए हम इस प्रकार से सिंबल देते हैं, ये भी रिएक्शन से बाहर हो गया। तो ऐसी घटना फिर से क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय घटना हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है। ऐसा बहुत सारे रिएक्शन अपने को देखने को मिल जाता है। आप वहां पर देखेंगे, समझेंगे कि रिएक्शन में क्या दिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाते हैं, सभी को यहाँ पर पॉइंट आउट करना पॉसिबल नहीं है। एग्जामिनर का माइंड क्या बोलता है और किस प्रकार से क्वेश्चन को शेड करता है। तो आप ध्यान में बस यही रखना कि वहां पर जो भी हेट्रोजीनस सिस्टम अगर दिखा तो आप सबसे पहले अपना दिमाग दौड़ाएंगे अनुत्क्रमणी अभिक्रिया की तरफ। ठीक, अगर कंटेनर क्लोज दिया वहां पर गैसीय अभिक्रिया के लिए तो आप सीधा सीधा उठाकर उसको उत्क्रमणी अभिक्रिया में रख देना। ठीक, अगर जली वाला होता है और कोई प्रेसिपिटेशन होता है, सीधा आपको उसको उठाकर रखना है अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल रिएक्शन में। उसी प्रकार से और ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे कि PCl5 और इसके लिए हम बोलेंगे PCl3 और Cl2, तो ये उत्क्रमणी अभिक्रिया होती है। कब के कंडीशन में, फिर से बंद पात्र के कंडीशन में। ये क्या है, गैस हो जाता है और ये भी गैस ही होता है, गैस से गैस होता है सब, तो इसलिए ये क्या बोलेंगे, हम इसको उत्क्रमणी अभिक्रिया बोलते हैं। ये बंद पात्र में ही संभव होता है। और एग्जांपल जैसे कि रिवर्सिबल के लिए बात कर रहा हूं ना, यहाँ पर सिंबल देखिएगा। रिवर्सिबल का और ऐसे एग्जांपल हम बता सकते हैं, आयनिक अभिक्रिया, आयनिक अभिक्रिया। ठीक, आयनिक अभिक्रिया जो भी होगा वो सब रिवर्सिबल होता है। जैसे कि HCl प्लस NaOH, ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। और यहाँ पर बनेगा NaCl प्लस H2O। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या बैठ सकता है नीचे, नहीं बैठेगा, क्योंकि हम यहाँ पर ये क्या बन रहा है, जल बन रहा है, ये एक्वस फॉर्म पर यहाँ पर मिलता है। तो अपने यहाँ पर ये रिएक्शन से आउट नहीं होगा। ऐसा अभिक्रिया उत्क्रमणी अभिक्रिया के एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक, यहाँ पर कुछ अपवादिक टाइप या अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये सक्रिय धातु नहीं है, इसलिए नीचे बैठ जाता है ये, और ये रिएक्शन कुछ अलग हो जाता है और ये रिएक्शन कुछ अलग आपको दिखेगा। तो ऐसे कई एक पॉइंट है जहां पर आपको फंसा सकता है। आप वहां पर चेक कीजिए, कोई रिएक्शन से बाहर तो नहीं हो रहा है, उस हिसाब से अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो ये तो हो गया डायरेक्शन के हिसाब से उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब देखेंगे ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है
जैसे कि हम साम्यावस्था के चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को लेकर चलते हैं और उत्क्रमणीय अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है वहां पर, तो यहाँ पर मान लेते हैं A प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, अभिकारक होगा, और ये अभिकारक C प्लस D में चेंज हो रहा है। ठीक, ये अभिकारक हो गया और ये इसका प्रोडक्ट हो गया। कुछ ग्राफ वगैरह हम इसके बारे में पहले देख चुके हैं। तो इसके लिए जैसे कि एक नियम लेते हैं हम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। कोई भी अभिक्रिया होती है उसके लिए जब द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम देते हैं, तो जो दर होता है, दर किसके समानुपाती होता है, सांद्रता के। अभिकारक के जो अभिकारक होता है उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होगा दर बराबर। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे अभिकारक की सांद्रता के, अभिकारकों की लिख लीजिएगा, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। जब एक अभिकारक है तो वहां पर आपको गुणनफल करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर अगर सिर्फ A होता तो हम दर बराबर यहाँ पर देते अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती। ये जो बड़ा ब्रैकेट देख रहे हैं हम, इसको हम सांद्रता के लिए डिनोट करते हैं। ये क्या होता है मैं अभी बात करूंगा। अगर यहाँ पर जैसे कि देखिए एक से अधिक अभिकारक है, जैसे कि मैं A प्लस बी लिखा, तो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होगा। इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता के गुणनफल, यहाँ पर कुछ भी सिंबल नहीं है जिसको हम क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं, तो यहाँ पर अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा। दर को इंग्लिश में रेट कहते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे, समानुपाती को हटाते हैं तो एक समानुपाती नियतांक देते हैं। क्या देते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहाँ पर देते हैं, जिसको मैं यहाँ पर K के रूप में डिनोट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा A और ये B। ठीक, इस प्रकार से हम डिनोट करेंगे। रेट बराबर कुछ इस प्रकार से। ठीक, दूसरा यहाँ पर देखते हैं इसको। अब एक मिनट, यहाँ पर मैं क्या बोला, दर समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के। ठीक, अब मान लेते हैं जैसे कि अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हुआ और कुछ समय पश्चात जब उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाती है तो ये आपस में कंबाइन होगा और क्या बनाता है, फिर से अभिकारक बनाता है। लेकिन जब ये उत्पाद फिर से अभिकारक में चेंज होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, जब रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन शुरू होता है तो उस कंडीशन में उत्पाद क्या कहलाएगा, उल्टे डायरेक्शन के रिएक्शन के लिए अभिकारक कहलाएगा। ये जब ये अग्राभिक्रिया चला, अग्राभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन हुआ तो ये अभिकारक था। लेकिन जब ये पश्च दिशा में अभिक्रिया होता है तो उस कंडीशन में ये उत्पाद अब अभिकारक की भांति कार्य करेगा, फिर ये अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा। तो उस कंडीशन में हम फिर से क्या बोल सकते हैं, रेट बराबर K और C, ये हो जाएगा D। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पर। अब इसको मैं सिंबल कर देता हूं, यहाँ पर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और इसको मैं ले लेता हूं बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक, बैकवर्ड डायरेक्शन का B और फॉरवर्ड डायरेक्शन का F। ठीक, इसको मैं सिंबल कर देता हूं यहाँ पर समझने के लिए। K 2 बार आ रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए और ये बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये रिएक्शन हुआ, कुछ समय पश्चात इसमें साम्यावस्था आ गया। साम्यावस्था आता है तो साम्यावस्था की परिभाषा के अनुसार से हम क्या देखते हैं, जब अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाए, मतलब अभिकारक से उत्पाद बनने की जो दर है उत्पाद से अभिकारक बनने की दर के बराबर हो जाए। मैं पहले ही आपको बोला था कि यहाँ पर हम स्पीड के बारे में बात करते हैं, दोनों तरफ का स्पीड सेम हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, साम्यावस्था। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रेट, ये वाला जो रेट है ये रेट के बराबर होगा, क्योंकि हम एक ही रिएक्शन पर बात कर रहे हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए और एक बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों रेट आपस में बराबर होगा। बोलने का मतलब ये है कि इसके बराबर ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं KF A B बराबर KB C और D। कुछ इस प्रकार से हम दे सकते हैं। अब इसको हम आगे अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, KF बटे KB। ठीक, ये KB को मैं इधर लाया
और ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा। मैं अगर इसको इधर लाता हूँ तो ये पूरा पोर्शन कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी डी और ये हो जाएगा ए बी, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पर ये क्या है, एक हम यहाँ पर समानुपातिक नियतांक दिए थे जो कि क्या हो जाएगा इसके लिए रेट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। जो यहाँ पर हम के देख रहे हैं ये सब क्या है, रेट कांस्टेंट। अगर मैं इसको बोलता हूं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के रेट कांस्टेंट होगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए हो जाएगा। दोनों का जब अनुपात लेते हैं हम इसको फिर से सिंपली के के रूप में डिनोट कर देते हैं। ठीक, अब ये के बराबर क्या है, के बराबर के एफ बटे के बी है। ध्यान में रखिएगा ये फाइनली जो के मिल रहा है अपने को, ये के बराबर के एफ बटे के बी होता है। और के बराबर डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर ये इसको हम क्या बोलते हैं, अगर इसको हम सांद्रता के टर्म में लेते हैं तो इस के को हम क्या बोलेंगे, के सी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लेंगे तो ऐसे लिखेंगे हम सी डी ए और बी। ठीक, मान लेते हैं ये जो अभिक्रिया हम देखे ये गैसीय अभिक्रिया हो। ठीक, अगर गैसीय अभिक्रिया हो तो उस कंडीशन में हम इसको लिखेंगे प्रेशर के टर्म में। तो इसके लिए हम लेते हैं के पी और के पी बराबर ये हो जाएगा पी, यहाँ पर हो जाएगा सी इंटू पी डी पी ए इंटू पी बी। ठीक, इस प्रकार से हम डिनोट करेंगे। यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट को क्या बोले थे, कॉन्सेंट्रेशन, जो कि होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और ये जो पी होता है ये होता है आंशिक दाब। ठीक, इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अब आपको दिया जाता है। कौन कौन सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर बनाया जा सकता है, आपको दिया जा सकता है यहाँ पर ये सब कॉन्सेंट्रेशन देकर सीधा सीधा रेट कांस्टेंट पूछ सकता है, साम्यावस्था स्थिरांक। ठीक, रेट कांस्टेंट यहाँ पर इसको हम बोलेंगे, अगर सी लगा देते हैं तो ये हो जाता है साम्यावस्था स्थिरांक। ठीक, सभी का कॉन्सेंट्रेशन देगा, सांद्रता देगा, सी का, डी का, ए का, बी का, और आपको ये डायरेक्ट पूछा जाता है। या तो बोलेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए दर स्थिरांक का मान ये है और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए दर स्थिरांक का मान ये है, तो साम्यावस्था स्थिरांक का मान क्या होगा। फिर से हम यहाँ से देख सकते हैं साम्यावस्था स्थिरांक फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट कांस्टेंट बटे बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। अग्र अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था दर स्थिरांक बटे पश्च अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक। अगर दोनों का अनुपात लेते हैं तो अपने को क्या मिलता है, साम्यावस्था स्थिरांक प्राप्त होता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जहां से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक, तो ध्यान में रखना है ये सब चीज को। यहां से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बना सकता है और यहां से ये सबको देकर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बना सकता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जहां से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देगा, लेकिन ये प्रॉब्लम बनाना अब इतना इजी नहीं है। हो सके तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए और वहां से आप डिस्कशन कीजिए मेरे साथ। हो सकता है मैं अगले आने वाले दिन में प्लान कर रहा हूँ, मैं 1 सप्ताह के अंदर आपके साथ लाइव आने वाला हूँ। ठीक, तो ये टेलीग्राम चैनल में आप जुड़े रहेंगे तो वहीं पर आपको जानकारी मिलेगा। तो जितना हो सके आप टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको पता ही होगा, योगेश केमिस्ट्री करके सर्च मारिए, वहां पर आ जाएगा और उससे आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा हिंट देता रहता हूँ किस प्रकार से बनता है, और आपको फुली प्रैक्टिस करना है तो आप चैनल पर आ जाइए, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो प्रॉपर्टीज है रासायनिक साम्य का, ठीक, साम्य का ना, रासायनिक साम्यावस्था जो होता है उसका जो प्रॉपर्टीज होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो कई एक पॉइंट है जहां पर आपको थोड़ा सा अगर एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है तो ऐसा लगता है कि इसका ऑप्शन ये होना चाहिए, लेकिन हो जाता है रॉन्ग। तो ऐसा क्या क्या पॉइंट है जहां पर आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा, ये दोनों दिशा में होने वाली अभिक्रिया होती है। इसमें क्या बराबर होता है, गति बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है। ठीक, दोनों दिशा में होने वाली अभिक्रिया है। मैं क्या बता रहा हूं, रासायनिक साम्य के कैरेक्टर, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपको कैसे पहचानना है। तो इसमें आपको अगर थ्योरी पॉइंट देता है, थ्योरी वाला ऑप्शन देता है और उसमें बोलता है कि आपको कौन सा रासायनिक साम्य लग रहा है, क्या होना चाहिए उसका लक्षण, तो उस कंडीशन में
ये दोनों दिशा में होने वाली अभिक्रिया तो है, लेकिन इसमें सांद्रता बराबर नहीं होती। ठीक, क्या बराबर होता है? उसकी गति बराबर होती है। मतलब अग्र अभिक्रिया की जो दर होती है की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर। ये विशेष पॉइंट याद रखना है अपने को। ठीक, अभिक्रिया की दर, जैसे कि मैं अभी सॉल्व कर रहा था तो आपस में दोनों का दर बराबर किया, ना कि कॉन्सेंट्रेशन को बराबर किया। ठीक, तो अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर आपस में बराबर होती है। मतलब दोनों दिशा में होने वाली प्रक्रम जो प्रक्रिया है उसकी गति बराबर होती है। दूसरा देखते हैं, अभिक्रिया कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करेगा, जैसे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में हम देख ही चुके हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा हूं, कभी भी कंप्लीशन नहीं आता, इसमें पूर्णता कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक, क्योंकि अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है और उत्पाद फिर से अभिकारक बना दे रहा है, तो ये रिएक्शन चलते रहता है, कभी भी पूर्णता अपने को नहीं मिलेगा। ठीक, इस कंडीशन में जब साम्यावस्था आ जाएगा तो अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक, याद रखिएगा। अभी मैं यहाँ पर पहले पॉइंट में दर के बारे में, गति के बारे में बोला, लेकिन एक ऐसी निश्चित सांद्रता होती है जो वहां पर फिक्स हो जाता है। तो अभिकारक हो या उत्पाद हो, दोनों की सांद्रता क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है, या इसको कांस्टेंट बोल सकते हो आप, या तो बोल सकते हो स्थिर हो जाती है हिंदी। ठीक, फिक्स हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, या तो स्थिर हो जाएगी, इस प्रकार से बोलना है। यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, दोनों की सांद्रता कभी भी बराबर नहीं होगा, यहीं पर आपको फंसाएगा। कभी भी बराबर नहीं होगा, ये विशेष पॉइंट अच्छा से याद रखना है अपने को सांद्रता के बारे में। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे इसमें, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्यावस्था परिवर्तित नहीं होगा। अगर मान लेते हैं, बोल दिया जाए कोई भी रिएक्शन में साम्यावस्था आ गया है, तो उसमें कैटालिसिस डालेंगे, कैटालिस्ट डालेंगे, उत्प्रेरक डालेंगे, तो साम्यावस्था क्या प्रभावित होगा? तो ऐसा कंडीशन में आप बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं होगा? उत्प्रेरक का काम क्या होता है? रिएक्शन को स्पीड देना या तो स्लो कर देना। ठीक, उत्प्रेरक का सिर्फ एक ही काम है जिसको हम डिटेल से देख चुके हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना या तो स्लो कर देना, लेकिन उस पर उसकी जो साम्यावस्था है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्यों? अगर मान लेते हैं अगर अभिक्रिया की दर मतलब स्पीड को ये बढ़ाता है, तो जिस स्पीड से अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा उसी स्पीड से उत्पाद और अभिकारक में भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? ये साम्यावस्था प्राप्त करने की जो समय होती है उसको जल्दी कर देगा। मतलब ये साम्यावस्था जल्दी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन साम्यावस्था को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये साम्यावस्था को डिस्टर्ब नहीं करता, प्रभावित नहीं करेगा उत्प्रेरक। ठीक, ये विशेष पॉइंट ऐसा है जिसको आपको याद रखना है। साम्यावस्था में निकाय की ऊर्जा न्यूनतम होगी। ठीक, जो भी सिस्टम है वहां पर रिएक्शन हो रहा है, उस कंडीशन में साम्यावस्था में वह सबसे कम ऊर्जा वाले अवस्था में रहता है। ठीक, साम्यावस्था के कंडीशन में सबसे कम ऊर्जा वाले कंडीशन में रहेगा ये। अब आते हैं, जैसे कि अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं इस पर, और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपने को कैसे बनाना है, कैसे हैंडल करना है, ये देखते हैं। तो सबसे शुरू इसके लिए अपने को ध्यान में ये रखना होगा, जो हम यहाँ पर दर बराबर दिए थे, जैसे कि मान लेते हैं Kc बराबर, तो अभिक्रिया जब हम A + B और CD लिए, ठीक, तो उस कंडीशन में Kc बराबर हम दिए थे C और D, A और B। ठीक, ऐसा कुछ यहाँ पर हम देखे थे, और हम बोले थे बड़ा कोष्टक जो होता है वो सांद्रता होता है, और ये सांद्रता क्या होता है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता हम किसको बोलेंगे, कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक, तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक प्रकार से हम इसको क्या बोलेंगे? मोलरता बोलेंगे। और मोलरता के लिए हम क्या बोलते हैं? मोल
प्रति लीटर। 1 लीटर में एक मोल प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 मोलर सांद्रता वाला विलयन। ठीक, तो ये मोल प्रति लीटर होता है। अब इसको आपको फाइंड आउट कैसे करना है ये देख लेते हैं। मान लेते हैं 100 ग्राम मान लेता हूं मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं। ठीक, 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को V लीटर के आयतन में हम डिसॉल्व कर दिए। V लीटर में हम इसको डिसॉल्व कर दिए, मतलब V लीटर पानी ले सकते हैं, उसमें हम इसको डिसॉल्व कर दिए। ठीक, तो इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन या जो बड़ा ब्रैकेट हम देख रहे हैं उसका वैल्यू क्या मिलने वाला है। ठीक, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, 100 ग्राम V लीटर में है। ठीक, और यहाँ पर बोला जा रहा है मोल प्रति लीटर, तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान जो आपको क्वेश्चन में दिया है। जैसे कि मैं यहाँ पर 100 ग्राम दिया ना, ये दिया गया द्रव्यमान हो जाएगा, और इसका आणविक द्रव्यमान जो भी वहां पर हम सॉल्यूट लिए हैं जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हूं, आणविक द्रव्यमान ये होता है मोल। अब इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम दिया हूं इसके लिए मोल क्या मिलेगा, तो मैं दिया गया द्रव्यमान लिया 100 ग्राम, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान जो होगा ये आप निकाल सकते हैं, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और 1 हाइड्रोजन के लिए होता है, टोटल मिलाकर हो जाएगा 40। तो 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में मोलों की संख्या कितना है, ये इतना होगा। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, V लीटर में घोले हैं। ठीक, तो V लीटर में घोले हैं तो क्या करेंगे, V से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। V से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, या तो सीधा आप ऐसा V से डिवाइड करो तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/40 इंटू V। ये क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, ये मोलर सांद्रता हो जाएगा क्या, ये। ठीक, अब आपको क्वेश्चन में हो सकता है दे सीधा, आपको ज्यादातर चांसेस ये रहता है कि क्वेश्चन में आपको मोल दिया रहे। ठीक, सीधा सीधा मोल दिया रहता है या मोलों की संख्या दे दी जाती है, उसके बेसिस पर इसको आपको निकालना होता है। यदि ग्राम के रूप में दिया तो आप ऐसा निकाल सकते हो। ठीक, कितना लीटर में घोला गया, क्या किया है, यहाँ से आप पूरा का पूरा फाइंड आउट कर सकते हो। ध्यान में रखना है मोल प्रति लीटर। अब आपको उसको चेंज करना आना चाहिए, जिसके लिए मैं फॉर्मूला आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं इस पर बेस, और इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर और नोट कर लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा सा अगर और डिफिकल्ट करना चाहे तो आपको इसको डिफिकल्ट करके कुछ इस प्रकार से दे सकता है। और जैसे कि मैं दर के बारे में बात करूं, इसके लिए दर के बारे में बात करूंगा तो क्या लिखूंगा, अभी दर बराबर के और ए बी। ठीक, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता a प्लस बी, और यहाँ पर मैं लगा देता एक्सपोनेंट लगा देता m और n। ठीक, ये क्या हो रहा है, उत्पाद में चेंज हो रहा है। दर के लिए हम बात करते हैं तो उत्पाद से कोई मतलब नहीं रखते, हम किससे मतलब रखते हैं, अभिकारक से। तो इसके लिए अब दर देंगे, ये क्या कैसा देंगे हम, a, और यहाँ पर हम एक्सपोनेंट जो कंपोनेंट यहाँ पर कोफिशिएंट है उसको हम यहाँ पर पावर में लेंगे, उसी प्रकार से b का हो जाएगा n। ठीक, आपको इस प्रकार से यहाँ पर इसको सॉल्व करना होगा। ओवरऑल अगर यहाँ पर देखा जाए, जैसे कि मैं इसमें लिख देता हूँ m n और इसको कर देता हूँ p और इसको कर देता हूँ q। ठीक, तो उस कंडीशन में ये केसी को किस प्रकार से लिखूंगा, यहाँ पर पावर में p आ जाएगा, यहाँ पर q आ जाएगा, यहाँ पर m आ जाएगा और यहाँ पर n आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको प्रॉब्लम को समझना है, कैसे सॉल्व करना है। इतना डिफिकल्ट लेवल में तो आपको शायद नहीं देगा, क्योंकि इसमें बायो वाले भी बैठे रहते हैं और बहुत सारे फील्ड के बैठे रहते हैं, तो ज़्यादा हार्ड नहीं करना चाहिए। इससे ज़्यादा हाइट का आपको नहीं देगा डिफिकल्टी लेवल में। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं आप इसको सॉल्व आपको कैसे करना है। मान लेता हूँ मैं एक एग्जांपल लिया H2 प्लस I2, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन कुछ इस प्रकार से अपने को मिलेगा। ठीक, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली इस प्रकार से नहीं देगा, बोलता है वो कि मान लेते हैं H2 का इतना मोल, I2 का इतना मोल कंबाइन हुआ या संयोग की हुआ और ये HI में परिवर्तित हो गया।
तो उसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक का मान क्या होगा। क्वेश्चन समझिए, H2 का इतना मोल दिया, I2 का एक फलाना मोल दिया और बोलता है आपस में कंबाइन हुआ, संयोग किया या रासायनिक परिवर्तन के पश्चात HI बनाता है। HI का भी कुछ मोल आपको दे दिया कि HI का इतना मोल प्राप्त हुआ, तो साम्यावस्था स्थिरांक का मान क्या होगा। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर मान लेता हूं मैं यहाँ पर इसको अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो उत्पाद तो उस टाइम पे रहेगा नहीं। मान लेता हूं मैं एक मोल लिया हूं, पहले के कंडीशन में एक मोल लिया, दोनों का एक एक मोल लिया, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं रहेगा, अभिक्रिया भी शुरू नहीं हुआ है। मान लेते हैं कुछ समय पश्चात, टी समय पश्चात कुछ अभिकारक आपस में क्रिया किया और कुछ उत्पाद बना दिया। मान लेते हैं यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट बहुत मैटर करता है, यहाँ पर जितना इसका लेगा उतना उसका यहाँ पर जाएगा और उतना ही यहाँ पर बन जाता है। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर इसको एक को देता है, यहाँ पर 2 मोल दिया और यहाँ पर 1 मोल दिया था। ठीक, तो 1 मोल है इसके पास, तो 1 मोल इसका भी रिएक्ट करेगा, पूरा का पूरा 2 मोल इसका रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि इसके पास तो और है नहीं, इससे ज्यादा तो है नहीं, तो ये कहाँ से ज्यादा से रिएक्ट कर पाएगा, तो यहाँ पर एक एक मोल ही यूज करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे आपको इतना डिफिकल्ट तो नहीं देगा, सीधा आप यहाँ से समझिए 1 1 और ये 0। ठीक, मान लेते हैं कुछ समय पश्चात यहाँ से x भाग निकल गया, तो x भाग यहाँ से भी निकलेगा। अब x भाग यहाँ से निकला इसका और x भाग इसका निकला, तो यहाँ पर 2x भाग इसका बन जाएगा। ठीक, अब यहीं पर पूरा का पूरा पॉइंट यहीं पर फंस जाता है और यहीं से आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक, अब मान लेता हूं मैं यहाँ पर एक लिया हूं, इसको अब लेता हूं, समझ गए हैं ना। अब मैं यहाँ पर लेता हूं इसको A और यहाँ पर अब इसको लेता हूं B। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा A से निकल गया इतना और ये B से निकल गया इतना, बना कितना 2x बन गया। ठीक, अब यहाँ पर अपने को ध्यान में ये रखना है, क्या रखना ध्यान में रखना है, मोलर सांद्रण जो होता है वो मोल प्रति लीटर में होता है। ठीक, इतना मोल यहाँ पर बचा, देखिए पहले इतना मोल हम लिए A और B, जब साम्यावस्था आती है तो x भाग इसका क्या हो गया, निकल गया, x भाग इसका निकला और 2x भाग इसका बना। साम्यावस्था अब अपने को प्राप्त हो गई है, तो साम्यावस्था में क्या करेंगे, ये बचा हुआ भाग होगा a माइनस एक्स, b माइनस एक्स बचा हुआ भाग होगा और ये बना हुआ भाग होगा। ठीक, तो क्या करेंगे हम, इसका मोलर सांद्रण लेंगे। मोलर सांद्रण क्या बोलता है, मोल प्रति लीटर। मान लेते हैं 2 लीटर में लिया गया होगा, तो हम 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 है तो सीधा सीधा है, तो कोई मतलब ही नहीं है। 2 लीटर में अगर लिया गया होगा 2 लीटर के पात्र में, तो हम यहाँ इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 3 लीटर लिया गया होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, अगर 20 लीटर लिया गया है तो 20 से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, a माइनस एक्स बटे भी, और इसके लिए हो जाएगा b माइनस एक्स बटे भी, ये हो जाएगा 2x माइनस b। ठीक, अब द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम लगाते हुए हम साम्यावस्था स्थिरांक का सूत्र लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, Kc बराबर यहाँ पर हो जाएगा HI और इसका कोफिशिएंट यहाँ पर गुणांक कितना दिया है 2, जैसे कि मैं बताया था MnPq करके, उसी प्रकार से ये हो जाएगा H2, इसके आगे में 1 है और इसके आगे में भी 1 है, तो कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे। देखिए साम्यावस्था स्थिरांक में इसका सांद्रता ये है, अब इसको रखेंगे 2x बटे भी बटे यहाँ पर हो जाएगा a माइनस एक्स बटे भी और ये हो जाएगा b माइनस एक्स बटे भी। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर इसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पर अब देखें ना, यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये हो जाएगा स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये भी 2 बार ऊपर में है, भी 2 बार नीचे में है, दोनों कट जाएगा और ये बच जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा ऊपर में और नीचे में आ जाएगा a माइनस एक्स और ये हो जाएगा b माइनस एक्स। पॉइंट समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पर, ये है इसका साम्यावस्था स्थिरांक। नहीं समझ में आया, अब देखते हैं कोई क्वेश्चन। ठीक, मान लेता हूँ, पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखता हूँ जो 2016 में पूछा गया था, सीजी फॉरेस्ट में ही, जब पीएससी जब एग्जाम लिया था 2016 में, तो उसमें एक क्वेश्चन दिया था और बोला गया था कि H2 का 0.8 मोल लेते हैं। ठीक,
इसका 0.8 मोल लिया गया और इसका 0.8 मोल लिया गया I2 का, और साम्यावस्था में 0.6 मोल HI प्राप्त होता है। ठीक, 0.8 मोल इसका लिया गया, 0.8 मोल I2 का लिया गया और 0.6 मोल साम्यावस्था कंडीशन में प्राप्त होता है HI का। तो साम्यावस्था स्थिरांक क्या होगा? अगर आपको यहां से समझ में आता है तो देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप यहां से बना सकते हैं इधर से। ठीक, तो कैसे बनाएंगे इसको, ये सीधा सीधा देखते हैं। यहां से भी डायरेक्टली बनाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको यहां से समझा देता हूं। आप एक फंडामेंटल, क्योंकि ये फॉर्मूला आप याद नहीं रख सकते हो, लेकिन अगर ये पॉइंट आपको समझ में आता है तो कहीं से भी कुछ भी बना सकते हो। तो मैं सीधा सीधा ये पॉइंट उठाता हूँ, यहाँ पर 1 लीटर के पात्र में लिया गया हो या कोई भी लीटर का पात्र में लिया गया हो। देखिए यहाँ पर सब आयतन कैंसल आउट हो गया है, तो यहाँ पर आयतन के बारे में, ऐसे वाले कंडीशन में आयतन के बारे में बात नहीं होगा। ठीक, तो उस कंडीशन में अगर मैं देखूं यहाँ से, देखिए 0.8 मोल पहले H2 का लिया गया था, तो A बराबर क्या है, 0.8 मोल है, ये हो जाएगा 0.8 मोल इसका लिया गया, और B बराबर भी 0.8 मोल लिया गया है। ठीक, पॉइंट, अब X का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए यहाँ पर 0.6 मोल HI का प्राप्त हुआ है साम्यावस्था में, और साम्यावस्था में HI का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2x है, तो 2x बराबर हम लिख सकते हैं 0.6, तो x बराबर क्या मिलेगा अपने को, 0.6 बटे 2 इज इक्वल टू 0.3। ये है x का वैल्यू। ठीक, x का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, a माइनस एक्स किए तो ये हो जाएगा 0.3, और यहाँ पर भी हम 0.3 माइनस करते हैं, तो यहाँ पर टोटल 2x बराबर अपने को क्या मिला है, 0.6 मिला है। ठीक, 0.6, ये अलग हो गया। ठीक, 0.6 मिला है अपने को यहाँ पर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये मिला अपने को 0.5, यहाँ पर I2 का वैल्यू मिला 0.5 और यहाँ पर है 0.6। ठीक, H2 का साम्यावस्था कंडीशन में, साम्यावस्था में 0.5 है, 0.5 मोल, इसका भी 0.5 मोल, और HI का है 0.6। Kc बराबर होता है HI का स्क्वायर, तो HI का स्क्वायर मतलब इसका उत्पाद का है यहाँ पर, तो HI यहाँ पर हो जाएगा, HI की जगह में 0.6 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणांक 2 है, और नीचे 5.5 और गुणा 0.5, यही है इसका आंसर, यही है इसका आंसर। और इसको निकाल लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 36 बटे 25, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो लगभग 0.39 के समथिंग जो भी हो, ये इसका आंसर अपने को मिल जाएगा। ठीक, तो इसका साम्यावस्था स्थिरांक का मान कितना मिलेगा, 1.39। तो आपको समझना है, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना है, जो भी मोल दिया है उसमें हम निकालते हुए चलते हैं, तो ऐसा वैल्यू मिला, फिर उसको आपको मोलर सांद्रा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब आयतन को विशेष ध्यान में रखना है और आयतन से डिवाइड करके ही इसको आपको सॉल्व करना है। वैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर बनाया जा सकता है, इजी टाइप से भी और थोड़ा सा हार्ड टाइप से भी, क्योंकि अभी देखिए अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये इस प्रकार का प्रॉब्लम, जो कि आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इस लेवल तक आपको तो पहुंचना ही पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार से रासायनिक साम्य का जो कॉन्सेप्ट होता है, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, ये यहीं पर आपके सिलेबस के हिसाब से खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका तो सिर्फ लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे लिए ये मोटिवेशनल होगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो छोड़ने से पहले जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।